तीन दो एक। सदन की गरिमा को साधारण दिए गए विषय के पूर्व पक्ष में मान्य। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सदन किसका है। सदन है वैश्विक बुद्धिजीवियों का। तो वैश्विक बुद्धिजीवी कौन होते हैं? वैश्विक बुद्धिजीवी क्या समझते हैं? वैश्विक बुद्धिजीवी वे लोग होते हैं जो समझते हैं कि ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कैसे वैश्विक स्तर पर किसी भी विचार की व्युत्पत्ति हुई, कैसे उस विचार का विकास हुआ, इन सारी बातों को समझते हैं। अब हम जब बात करें किसी विचार की व्युत्पत्ति और विकास की, तो हम समझते हैं कि हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से रिजाइम्स जो है, जो सत्ता के केंद्र है, उनमें परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों का स्वरूप कैसा था, इस बात को भी वैश्विक बुद्धिजीवी समझते हैं, और प्रणालीगत परिवर्तन कैसे हो, इस बात को भी समझते हैं। अब हमें समझ में आता है कि वैश्विक बुद्धिजीवी ये बात भी जानते हैं कि जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मोस्टली सोसाइटीज थी, वो सोसाइटीज थी मोनार्किकल इन नेचर। अब मोनार्किकल इन नेचर कहने का मतलब ये है कि उनके सेंटर में मोनार्क था। अब मोनार्क जो था, तो मोनार्क के पास सत्ता थी, सत्ता के केंद्र में मोनार्क था। ये जो सत्ता थी, सत्ता का स्वरूप द्विपक्षीय था, यानी दो स्तरों पर उसके पास सत्ता थी। पहली सत्ता तो ये थी कि वो सत्ता को एक्सरसाइज कर पा रहा था, ये उसका स्वरूप था। और दूसरा ये कि जो सत्ता वो एक्सरसाइज कर रहा था, उस सत्ता को लोग मान भी रहे थे, मतलब उसकी अथॉरिटी में लोगों का विश्वास भी था। इस बात को भी हम समझते हैं वैश्विक बुद्धिजीवी होकर। अब हमें मालूम चलता है कि मोनार्की के अंदर कुछ चीजें मिसिंग भी थी। वो चीजें क्या मिसिंग थी? पहली बात तो मोनार्की के अंदर जो मोनार्क का चयन हो रहा था, उसके अंदर पब्लिक डिस्कोर्स का होना मिसिंग था। पब्लिक डिस्कोर्स के तहत तय नहीं हो रहा था कि मोनार्क कौन है। दूसरी बात, जो मोनार्क अपने डिसीजंस ले रहा था, जो अपने निर्णय ले रहा था, उनमें भी पब्लिक डिस्कोर्स की कमी थी। कभी भी मोनार्क के निर्णय पब्लिक डिस्कोर्स के बेसिस पर नहीं हो रहे थे। इसके बाद हम क्या समझते हैं कि जो मोनार्क का जो आइडिया है, ये इंटरजेनरेशनली पास ऑन हो रहा था। मतलब मोनार्क के बाद मोनार्क का बेटा मोनार्क बनेगा, उसके बाद उसका पोता मोनार्क बनेगा। ये इंटरजेनरेशनली पास ऑन होते हुए आ रहा था। मोनार्की के अंदर एक प्रोग्रेसिव चेंज चलते आ रहा था। अब हमें समझ में आता है कि जो मोनार्क के प्रिविलेजेस थे, उनको प्रकृति प्रदत्त माना समाज ने। प्रकृति प्रदत्त क्यों माना समाज ने? क्योंकि वो मानते थे कि जो मोनार्क का आइडिया है, आइडिया ऑफ गॉड से ड्राइव हो रहा है। आइडिया ऑफ गॉड जो है वो अपने आप में काफी सैक्रोसेंट था। अब जब आइडिया ऑफ गॉड इतना सैक्रोसेंट था और उसको प्रकृति प्रदत्त मानकर ये माना गया कि आइडिया ऑफ गॉड से मोनार्की का आइडिया आ रहा है, तो लोगों ने कभी भी मोनार्की के आइडिया को क्वेश्चन नहीं किया। अब जब समाज के अंदर आइडिया ऑफ गॉड इतना ज्यादा प्रिवेलेंट था, इसलिए लोगों ने उसको समावेशित कर लिया, उसको मान लिया। इस बात को भी हम समझते हैं। अब हम समझते हैं कि लोकतंत्र का विचार है, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। हम समझते हैं कि लोकतंत्र का जो विचार है, एक मानव केंद्रित विचार है। मानव केंद्रित विचार होने से मतलब है कि जो मासेस है, जो लोग है, वो निर्णय ले रहे हैं अपने लिए। वो समझते हैं कि जो पावर का फ्लो है, जो सत्ता का फ्लो है, वो लोगों से होकर एक लीडर तक जा रहा है। मतलब लोग जो है अपना लीडर चूज कर रहे हैं, और जो लीडर है वो अपनी पावर लोगों से ही डिराइव कर रहा है। इस बात को भी हम समझते हैं। दूसरी बात हम समझते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग है, उसके केंद्र में लोग हैं। लोग जो है अपने लीडर के तो खुद के लिए निर्णय बना रहे हैं, और हमें ये भी समझ में आता है कि जो काम कर रहा है लीडर, वो भी लोगों के लिए ही काम कर रहा है। इस बात को भी हम समझते हैं। अब आइडिया ऑफ गॉड यानी ईश्वर का विचार क्या है? ईश्वर के विचार में केंद्र में हमेशा ईश्वर है। जो ईश्वर की परिकल्पना है, वो अपने आप में काफी सैक्रोसेंट है। मतलब ये कि जो ईश्वर का विचार है, उसके अंदर ये बताया गया है समाज के अंदर कि कोई भी कमी नहीं है, कोई भी खेद नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का एक विषमता नहीं है। ये बताने की कोशिश की गई है हमेशा। दूसरी बात हमें समझ में आता है कि जो लेजिटिमेसी डिराइव हो रही है आइडिया ऑफ गॉड के थ्रू, वो भी उसी गॉड के आइडिया में से आ रही है। मतलब जो मोनार्क अपनी पावर को डिराइव कर रहा है, वो पावर को लेजिटिमाइज कर रहा है गॉड के आइडिया के थ्रू, ईश्वर के आइडिया के थ्रू। प्लस जो केंद्र में ईश्वर का होना है, वहां पर हमेशा केंद्र में ईश्वर ही होगा। मतलब ये कि आइडिया ऑफ गॉड के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो केंद्र है वो उसका बदलकर कहीं और चला जाए। हमेशा केंद्र में ईश्वर ही रहेगा। अच्छा, जब हम किसी चीज को प्रतिवाद बता रहे हैं, तो उससे हमारा क्या मतलब है? प्रतिवाद हमारे बताने का मतलब ये है कि कोई भी जो विचार प्रिवेलेंट है, उसका जो क्रिटिसिज्म है, उसके आइडियाज के क्रिटिसिज्म का इवोल्यूशन होना प्रतिवाद है। मतलब ये कि कोई आइडिया प्रिवेलेंट हुआ समाज में है, चलता आ रहा है, जब उसके क्रिटिसाइज करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए उसके प्रतिरोध में कोई आइडियाज लाते हैं, उन आइडियाज को इवॉल्व करवाते हैं, तो हमारा प्रतिवाद बनकर आता है। इस बात को भी हम समझते हैं। हम समझते हैं कि तर्कों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि कैसे जो लोकतंत्र का विचार है, वो ईश्वर के विचार का प्रतिवाद है। हम समझते हैं कि जो लोकतंत्र का आइडिया है, विचार है, वो रैशनैलिटी के ऊपर काम करता है, लोगों की रैशनैलिटी के ऊपर काम करता है। अब जब लोगों की रैशनैलिटी के ऊपर काम कर रहा है, तो लोग अपने लीडर को स्वयं चूज कर सकते हैं। जब लोग अपने लीडर को स्वयं चूज कर सकते हैं, तो हम समझते हैं कि रैशनैलिटी के माध्यम से कैसे लोग एक ऐसे लीडर को चूज करके आ रहे हैं जो उनको लगता है कि उनके लिए सही है। इसको अगर मैं उदाहरण के अंदर फिटिंग करना चाहूं, तो मैं बताता हूं कि कैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसां क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर स्टेट की सत्ता थी, स्टेट को जो है चर्च से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या
समझा कि नहीं, ये जो आइडिया ऑफ गॉड है, आइडिया ऑफ चर्च से जो देखा जा रहा है स्टेट को जोड़कर, ये गलत है। अब उन्होंने यहाँ पे अपनी रैशनैलिटी को प्राथमिकता दी। जब रैशनैलिटी को प्राथमिकता दी तो उन्होंने रैशनैलिटी को प्राथमिकता देकर ये समझा कि जो चर्च का आइडिया पूरा स्टेट से एसोसिएट हो रहा है, ये गलत है। इन्होंने इस चर्च के आइडिया को स्टेट से जुड़ा होने से खारिज किया। जब उन्होंने चर्च के आइडिया को खारिज किया और रेनेसां को जन्म मिला, जहां से लोकतंत्र निकल कर आया, तो हम देखते हैं कि जो लोकतंत्र का आइडिया है वो स्टेट के चर्च के आइडिया को खारिज करके निकला, यानी कि जो लोकतंत्र का आइडिया है वो प्रतिवाद है किसका? ईश्वर के आइडिया का, ईश्वर के विचार का। दूसरी बात, हम समझते हैं कि लोकतंत्र के विचार के साथ चॉइसेस की बात आती है कि व्यक्ति स्वयं के लिए चूज कर सकता है। जब हम व्यक्ति खुद के लिए चूज कर सकता है तो हम समझते हैं कि जो लिबरल चॉइस का आइडिया है कि भाई पब्लिक जो है वो लिबर्टी के थ्रू अपने लिए चूज कर रही है, हम समझते हैं कि लिबरल चॉइस का जो पूरा आइडिया है वो सामंती विचार के खिलाफ निकल कर आया। सामंती विचार में कभी भी लिबरल चॉइस नहीं दी जाती थी, लेकिन जब लिबरल चॉइस का आइडिया निकल कर आया, जिसके थ्रू डेमोक्रेसी का जन्म हुआ, जिसके थ्रू पब्लिक चॉइस का जन्म हुआ, तो व्यक्ति की सामंती विचार जो ईश्वर के आइडिया से अपनी लेजिटिमेसी ड्रॉ कर रहा था, उसके प्रतिरोध में जो लिबरल विचार, जो चॉइसेस का आइडिया आया, जिसके अंदर लोग अपने लिए लीडर चूज कर सकते हैं, वो भी हमें देखता है कि ईश्वर के विचार के प्रतिरोध में आ रहा है। यानी कि इस आइडिया ऑफ गॉड को चैलेंज किया गया, आइडिया ऑफ गॉड को चैलेंज किया गया, यानी लोकतंत्र का विचार ईश्वर के विचार का प्रतिवाद है। तीसरी बात, हमें समझ में आता है कि डेमोक्रेसी के आइडिया में क्वेश्चनिंग का भी हमें स्कोप मिलता है। जब क्वेश्चनिंग का स्कोप हमारे लिए बिल्ड हो रहा है तो हम देखते हैं कि मोनार्की के अंदर तो कभी भी क्वेश्चनिंग का स्कोप अवेलेबल नहीं था, मोनार्क को आप कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। अब हम समझते हैं कि जो मोनार्की को ना क्वेश्चन करने का आइडिया था वो कहां से आ रहा था? वो आ रहा था आइडिया ऑफ गॉड की सेक्रोसेंसी से, कि भाई आइडिया ऑफ गॉड ने आइडिया ऑफ मोनार्की को जन्म दिया है। अब जब आइडिया ऑफ गॉड ने आइडिया ऑफ मोनार्की को जन्म दिया है, आइडिया ऑफ गॉड तो सेक्रोसेंट है, आप आइडिया ऑफ गॉड को क्वेश्चन कर नहीं सकते। जब आप आइडिया ऑफ गॉड को क्वेश्चन नहीं कर सकते तो आप सेक्रोसेंसी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन लोकतंत्र के आइडिया में कभी भी स्टेट के आइडिया को सेक्रोसेंट नहीं माना गया। उसके अंदर ये बताया गया कि कैसे स्टेट के अंदर भी खामियां हो सकती है, उन आप खामियों को एड्रेस कर सकते हैं, उन खामियों को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो लोकतंत्र का आइडिया निकल कर आया, उसने सेक्रोसेंसी के आइडिया को खारिज किया, इस सेक्रोसेंसी के आइडिया को चैलेंज किया। जब इस सेक्रोसेंसी के आइडिया को चैलेंज किया गया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लोकतंत्र का विचार है अपने आप में, वो कैसे एक जो ईश्वर का विचार था जिसके अंदर सेक्रोसेंसी का आइडिया इनहेरेंट था, उसको काउंटर करता है। तो इन तीन प्रकार के माध्यम से समझ पाते हैं कि कैसे जो पूरा लोकतंत्र का विचार था अपने आप में, वो प्रतिवाद था ईश्वर के विचार का, जो हमें अंत में देखने में मिलता है कि कैसे तीन स्तरों पर, क्वेश्चनिंग के स्तर पर, चॉइस के स्तर पर और रैशनैलिटी के स्तर पर हमें समझ में आता है कि लोकतंत्र का विचार ईश्वर के विचार का प्रतिवाद था। बहुत बहुत धन्यवाद। 3, 2, 1 सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सबसे पहले तो जो विषय में दिया गया है कि लोकतंत्र का विचार ईश्वर के विचार का प्रतिवाद है, ठीक है। प्रतिवाद की परिभाषा क्या है? एंटीथेसिस आपके सेंस में क्या है? क्या वो टोटलिटी में एंटीथेसिस है या परसेंटेज वाइज एंटीथेसिस है? अगर वो परसेंटेज वाइज एंटीथेसिस है, इसका मतलब अगर उसमें थीसिस का थोड़ा भी अंश नहीं है, क्योंकि अगर एंटीथेसिस है तो उसमें थीसिस का अंश नहीं होगा, ये हम भी मानते हैं। सिंथेसिस है तो अंश होगा दोनों का मिलकर, लेकिन अगर एंटीथेसिस का आइडिया तो उसमें जो थीसिस है, मतलब ईश्वर का विचार या थीसिस है, उसका एंटी जो थीसिस है वो लोकतंत्र का विचार है। अगर ईश्वर के विचार के लोकतंत्र के विचार में एलिमेंट्स हम दिखते हैं, एग्जिस्टेंशियल वैल्यू दिखती है, तो हम उसे एंटीथेसिस नहीं मानेंगे हमारे पैराडाइम में। दूसरी चीज, वैश्विक बुद्धिजीवी है तो हम मानते हैं कि विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है तो मनुष्य का जो कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट है जिससे आइडियाज जनरेट होते हैं वो भी जनरेट हुआ है, वो भी इवॉल्व हुआ है, और उसके इवॉल्व होने के कारण ईश्वर के विचार की सेंट्रोसिटी जो ये पैराडाइम में बता के जाते हैं, राजतंत्र में वो सेंट्रोसिटी थी, इसके कारण से राजतंत्र रिजिड हुआ। इसका मतलब लोग सेंट्रोसिटी के विरुद्ध थे, इसका मतलब वो एंटी आइडिया प्रस्तुत कर रहे थे, ईश्वर के विचार का एक अल्टरनेटिव आइडिया प्रस्तुत कर रहे थे डेमोक्रेसी के पैराडाइम में। इसका मतलब डेमोक्रेसी के पैराडाइम में सेंट्रोसिटी के अलावा फ्लूइडिटी की बात की जाती है, फ्लूइडिटी ऑफ आइडिया की बात की जाती है, तो उसको भी तो स्वीकार किया जा रहा है इनके पैराडाइम। तो फिर वो एंटीथेसिस कैसे? पहली चीज। फिर ये बताते हैं कि मोनार्की में सबसे पहले तो इनके अनुसार मोनार्की टोटलिटी में एब्सोल्यूट मोनार्की है, उस मोनार्की में कहीं भी फ्लक्चुएशंस नहीं है। तो फिर इंडियन सेंस में हमें कुछ मोनार्किकल सेटअप, उसमें हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी देखने को मिलती है, उन डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ साथ डेमोक्रेटिक, हम यहाँ नहीं करें मोनार्की सही है, लेकिन इनका पैराडाइम मोनार्की को एब्सोल्यूट सेंस में अनार्किकल, एब्सोल्यूट सेंस में बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव बताने की कोशिश करता है कि बिल्कुल ही रैशनैलिटी नहीं है। तो फिर मोनार्की का अंत करने की रैशनैलिटी मोनार्की के अंतर्गत कैसे पैदा हो गई, उस चीज को बता के चले जाइए। दूसरी चीज, मोनार्की के अंतर्गत पब्लिक डिस्कोर्स नहीं था, पब्लिक डिस्कोर्स नहीं था। क्या डेमोक्रेसी के अंतर्गत पब्लिक डिस्कोर्स है? और क्या डेमोक्रेसी के अंतर्गत अगर पब्लिक डिस्कोर्स के तरीके अल्टरनेटिव ईश्वर का पैराडाइम? पहली बात, ईश्वर इनके पैराडाइम में है नहीं, ईश्वर इनके पैराडाइम में क्लियर नहीं है कि ईश्वर क्या है। हमारे पैराडाइम में हम बताते हैं ईश्वर एक ऐसी ट्रांसेंडेंटल एंटिटी थी
मोनार्किकल सेटअप में जिसकी वैल्यूज मनुष्य निर्धारित कर रहा था, ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी थी, मतलब मनुष्य का कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट वहां इस तरह से डेवलप हुआ था कि उसने एक ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी बना ली। डेमोक्रेसी में वो आइडेंटिटी ट्रांसथीज्म तक आ चुकी है। ये हम बताना चाहेंगे नया विचार जो वर्तमान समय में हमें देखने को मिलता है। जब सबल्टन हिस्ट्री की बात करते हैं तो एक विचार देखने को मिलता है ईश्वर का विचार, क्योंकि हमारे पैराडाइम में ईश्वर का विचार एक केयरटेकर एंटिटी है। केयरटेकर एंटिटी का मतलब होता है जहां से आप अपने एथिक्स को डिराइव करते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है। वर्तमान समय में जैसे डेमोक्रेसी में पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट की बात की जाती है, कुछ लोग स्टेट से अपनी वैल्यूज डिराइव कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए स्टेट जो है ईश्वर है, और आपके अनुसार ईश्वर चेंज नहीं हो सकता था। वो तो मोनार्किकल सेटअप में था ना। हमारे अनुसार बिल्कुल ईश्वर चेंज होगा, बिल्कुल होगा, और उसकी वैल्यूज मनुष्य देगा अपने ह्यूमन कॉग्निशन के अंतर्गत, अपने ह्यूमन कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट के अंतर्गत। जैसे जैसे वो डेवलप होता जाएगा ईश्वर का विचार भी डेवलप होता जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप भी मानते हैं कि ईश्वर का विचार मनुष्य की साइकी से ही या मनुष्य के कॉग्निटिव वैल्यूज से ही डिराइव होता है। तो मनुष्य की कॉग्निटिव वैल्यू जब चेंज हो रही है तो ईश्वर का विचार मृत्यु कैसे प्राप्त किया, पहले पैराडाइम में, पूरे पैराडाइम में कहीं क्लियर नहीं कि मृत्यु क्या है। हमारे अनुसार मृत्यु तब होगी जब वो आइडिया कंप्लीटली अपनी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू खो देगा। लेकिन अगर वो डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू इवन 1% भी रखता है, हम उसे मानेंगे, और उसे एंटीथीसिस नहीं मानेंगे, उस चीज को मानते हैं। दूसरी चीज, इनके अनुसार प्रतिवाद क्लियर नहीं है। लोकतंत्र में जैसे आइडिया था, ये बताते हैं लोकतंत्र में पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण के पश्चात जो रिफॉर्मिस्ट जो फिलोसफी आती है वो अल्टरनेटिव आइडिया ऑफ गॉड को रखती है, जो ये बताती है कि गॉड क्या है, गॉड एक केयरटेकर है और मनुष्य अपना केयरटेकर खुद हो सकता है। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी कहती है ना कि ह्यूमन प्रेजेंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जो पहले आइडिया था गॉड का, हम उसको रीइंटरप्रिटेट कर रहे हैं और अपने आइडिया ऑफ गॉड के तहत उसे लेकर आ रहे हैं कि मनुष्य जो है ह्यूमन लिबर्टी की, जब एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर बात करते हैं कि मनुष्य अपने डेस्टिनी खुद निर्धारित कर सकता है, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग दे सकता है, तो पहले तो मीनिंग कौन दे रहा था, ईश्वर। लेकिन अब उस विचार को परिवर्तित किया गया, यानी आइडिया ऑफ गॉड जो है मनुष्य के कॉग्निटिव साइकी के अनुसार चेंज होता है, और यह आइडिया आता है कि अब आइडिया ऑफ गॉड के तहत मनुष्य जो है वो अपना जीवन खुद निर्धारित कर सकता है, मनुष्य अपने जीवन को एक मीनिंग दे सकता है। जहां पहले ये खुद मान के जा रहे हैं मोनार्किकल सेटअप में हर मीनिंग ईश्वर से डिराइव हो रही थी, यहां मीनिंग ईश्वर से डिराइव नहीं होती, कुछ लोगों से। और हाँ, ये तो इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। अगर ये नेगेटिव एस्पेक्ट को लाना चाहते हैं कि नेगेटिव एस्पेक्ट के तहत आप ईश्वर के विचार को चुनौती दे रहे हैं, तो ईश्वर के विचार को चुनौती देकर एक अल्टरनेटिव पैराडाइम तो रख ही रहे हैं ना, ताकि समाज चल सके, ताकि समाज सोशली कोहेसिव हो सके। अगर वो कोहेसिव नहीं है तो वो ग्रोथ कैसे कर पाएगा? अगर वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो फिर उसका रैशनल इंस्टिंक्ट डेवलप कैसे हो पाएगा? उस चीज को नहीं बता के जाते। सामंती विचार में लेजिटिमेसी ईश्वर से चाहिए। क्या डेमोक्रेसी में, जो पॉपुलर डेमोक्रेसी है, पॉपुलर डेमोक्रेसी का मतलब जहां मेजोरिटेरियन रूल देखने को मिलता है, क्या पॉलिटिशियंस ईश्वर के विचार के आधार पर अपने रूल को लेजिटिमाइज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। वो वर्तमान समय में धर्म के अंतर्गत जो ट्रेडिशनल रिलीजन है, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करता? दूसरी चीज आप ये बताकर जा रहे हैं ईश्वर के विचार की मृत्यु हो गई। ईश्वर का विचार परंपरागत धर्म में प्रचलित था, मोनार्किकल सेटअप में आप भी मान के जाते हैं। क्या ट्रेडिशनल रिलीजन खत्म हो गया? क्या उसकी ट्रेडिशनलिटी आज भी एग्जिस्ट नहीं करती? क्या उसके ट्रेडिशनल रिलीजियस टेक्स्ट में ईश्वर का विचार नहीं है? वो मृत्यु नहीं है। अगर वो मृत्यु हो चुका है तो लोग उसे फॉलो कैसे कर रहे हैं? वर्तमान संदर्भ में आस्तिकों की संख्या अनास्तिकों की तुलना में अधिक है, इसका मतलब ईश्वर के विचार में आस्था है, तो विचार मृत्यु कैसे प्राप्त कर रहा है? अगर उस विचार की प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस में कुछ प्रैक्टिकलिटी देखने को मिलती है, बिहेवियर के सेंस में बात कर लीजिए, एक्शंस के सेंस में बात कर लीजिए, चॉइसेस के सेंस में बात कर लीजिए, तो फिर वो मृत्यु कैसे प्राप्त हुआ? इनके परिणाम में ना तो प्रतिवाद की परिभाषा है, ना मृत्यु की परिभाषा है, ना ईश्वर का विचार क्या है। जो सेंक्रोसिटी तो इन्होंने मोनार्की बता दी, पर डेमोक्रेसी में क्या ऐसा है कि वो सेंक्रोसिटी खत्म हो चुकी है पूरी तरह से और वो अपनी एग्जिस्टेंशियल वैल्यू खो चुकी है, इसको इन्होंने नहीं बताया। दूसरी चीज ये बोल के जाते हैं कि आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, आर्ट ऑफ चॉइस है। ठीक है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग है, आर्ट ऑफ चॉइस है, यहां चॉइस की बात है। अगर चॉइस है तो मैं अपनी चॉइस से एक आइडिया ऑफ गॉड अपने अनुसार पोर्ट्रे नहीं कर सकता। फिर अगर मैं कर सकता हूं, अगर उसकी संभावना आप मानते हैं लोकतंत्र के अंतर्गत, अगर आप मानते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी लोकतंत्र के अंतर्गत एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंतर्गत आप कैसे नहीं मान रहे कि ईश्वर का विचार मैं अपने हिसाब से आकार दे सकता हूं? अगर नहीं दे सकता तो फिर आप ये बताइए, तो फिर अगर आप ये बताइए फिर समाज में चेंज कैसे हो रहा है? आप खुद ये मानकर चले आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग से चेंज हो रहा है, उस चीज को बता के जाइए। दूसरी चीज, लोकतंत्र में मासेस निर्णय लेती है, अजम्पशन बेस्ड डिबेट है। जब ये कहते हैं कि लोकतंत्र में मासेस निर्णय लिए, एक लोकतंत्र बताइए जब मासेस निर्णय ले रही है, क्या इलेक्शन में निर्णय लेना है? क्या पॉपुलर मेजोरिटी को मैनिपुलेट नहीं किया जाता? मैनिपुलेशन का टूल रिलीजन नहीं है, रिलीजन के अंतर्गत ईश्वर नहीं है। अगर कोई रिलीजियस लीडर ये कहता है कि मैं तो इस धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक हूं, इस धर्म का सबसे बड़ा उद्धारक हूं, तो इसका मतलब वो लेजिटिमेसी तो आज भी चाहता है। लोकतंत्र में क्या लेजिटिमेसी खत्म हो चुकी है? लोकतंत्र में आप भी मानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे प्रचलित रूप जो है वो डिक्टेटरशिप, वो किसकी बात करता है? वो एक मेजोरिटी की रूल की बात करता है, तो उसकी लेजिटिमेसी क्या ईश्वर के विचार के अंतर्गत नहीं है? और अभी भी जब रिलीजियस टेक्स्ट एग्जिस्ट करते हैं, उनके अंतर्गत ईश्वर का विचार एग्जिस्ट करता है, तो पॉलिटिशियंस है या जो वर्तमान संदर्भ में जो भी राजनेता हमें देखने को मिलते हैं, क्या उस विचार के आधार पर वो अपने रूल को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहते? उस चीज को बता के जाइए। पूरे परिणाम में क्लैरिटी नहीं है कहीं भी। हेरिडिटरी सिस्टम, क्या लोकतंत्र के अंतर्गत हेरिडिटरी सिस्टम नहीं देखने को मिलता? हमें क्रोनी कैपिटलिज्म देखने को मिलता है, हमें वर्तमान संदर्भ में भ्रष्टाचार देखने को मिलता है, रेटिविज्म है। इसके अंतर्गत भी ईश्वर के विचार की प्रवृत्ति, ईश्वर के विचार के आधार पर इन सारी बुराइयों को लेजिटिमाइज करने का मतलब
आप किसी भी एस्पेक्ट में चले जाइए, मैं कह रहा हूं अगर आप लोकतंत्र के विचार के पॉजिटिव एस्पेक्ट में जाइए, लोकतंत्र के विचार के नेगेटिव एस्पेक्ट में जाइए, हमारे पैराडाइम में दोनों में ईश्वर के विचार की इंपॉर्टेंस है। अलग अलग सेंस में अलग अलग हो सकती है, किसी पॉजिटिव सेंस में हो सकती है, किसी नेगेटिव सेंस में हो सकती है। डिबेट इस बात पर है कि प्रतिवाद है कि नहीं है। अगर पॉजिटिव सेंस में है तो वो प्रतिवाद नहीं है, नेगेटिव सेंस में भी है, इसका मतलब उसे नेगेटिवली वैल्यू जजमेंट तो किया जा रहा है। इसका मतलब अपने एंटीथीसिस में आप लोकतंत्र में उस विचार को ला तो रहे हैं ना, और विचार को लाने का मतलब ये होगा कि वो एंटीथीसिस नहीं होगी, क्योंकि अगर एंटीथीसिस है तो वो थीसिस को एक्सेप्ट क्यों कर रही है, पहली चीज। और इसी के साथ ही मैं समाप्त करना चाहूंगा, और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि ईश्वर के विचार का इस कारण से प्रतिवाद नहीं हो पाता। धन्यवाद। उपनेता पक्ष सदन पटल पर आमंत्रित। वेदांता 2025 में उपस्थित हुए हैं और वेदांता हिंदी वाद विवाद समिति है। मैं दोनों ही दलों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी में अंग्रेजी बोलिए या अंग्रेजी में हिंदी बोलिए, आपके बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो अंग्रेजी में हैं और उस टर्म को वैलिड मानना न मानना फिर मेरे मताधिकार पर हो जाएगा कि वो मेरे कितने समझ में आ रही, कितने समझ में नहीं आ रही, क्योंकि भाषा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसलिए कोशिश ये रहे, थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं, सारे कॉन्सेप्चुअल टर्म्स अगर आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो ये मेरे मताधिकार पर है कि मैं उसको कितना स्वीकार करूंगा। ये दोनों ही दलों से अनुरोध है जी। उपनेता पक्ष आमंत्रित। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सबसे पहले तो मैं सदन पर एक बात पुनर्स्पष्ट कर देना चाहूंगा, पुनर्स्थापित कर देना चाहूंगा कि बहस इस बात पर है कि इस बात पर नहीं है कि क्या ईश्वर या धर्म का विचार वर्तमान समय में वर्चस्व में है या नहीं है। बहस इस बात पर है कि क्या ईश्वर के विचार का प्रतिवाद जो लोकतंत्र है वो है या नहीं है। अब हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले प्रतिवाद की परिभाषा पे प्रश्न किया कि क्या परसेंटेज वाइज होता है या फिर पूरा नहीं होता। कोई भी विचार 4 आधारों पर निर्धारित होता है। उसका एक मूल तत्व कुछ कोर वैल्यूज होती हैं, फिर उसके बाद उसके साथ कुछ संबंधित एट्रीब्यूट्स, रिलेटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या होती है, कॉनोटेशन होती है। विचार का मूल का अभिप्राय यह है कि विचार के मूल में कुछ विचार कुछ बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। उनका वर्चस्व का मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि ईश्वर का विचार है तो ईश्वर ने दुनिया बनाई है, तमाम जितने भी विचार तरीके थे इसके मूल में एग्जिस्ट करते थे। जो जब ईश्वर के विचार की व्युत्पत्ति होती है उस समय जो इस विचार के साथ जितने भी आइडियाज जुड़े होते हैं वो उसके मूल में है। अब इसके साथ कौन से संबंधित एट्रीब्यूट्स हैं, फिर वो ट्रेडिशन वगैरह जुड़ जाता है। फिर इसके बाद इसकी कैसे व्याख्या करते हैं अलग अलग, वो इंटरप्रिटेशन हो जाता है। और इसके साथ फिर समाज इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा है, नकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, इसकी कॉनोटेशन है। किसी भी विचार की मृत्यु दरअसल उसके कोर वैल्यू में फ्लक्चुएशन होती है, जिसका अभिप्राय है कि मान लेते हैं कि किसी विचार की व्युत्पत्ति के साथ उसके साथ कुछ आइडियाज थे, जैसे वो आइडियाज में फ्लक्चुएशन हुए, जैसे उन आइडियाज को आपने रीइंटरप्रेट किया या बदला या उसमें अलग अलग प्रकार से अपने कॉनोटेशन जोड़कर उसको सकारात्मक नकारात्मक जिस भी दृष्टिकोण से उसमें परिवर्तन लाए, तो जिस मोमेंट वो परिवर्तन आए तो जो आपका मूल विचार था वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। जिसका अभिप्राय यह है कि हम जब इस बहस में बात करें तो हम कभी भी इस बात से नकार नहीं रहे कि धर्म का वर्चस्व नहीं है वर्तमान समाज में या ईश्वर को लोग नहीं मानते हैं, परंतु जिस पॉइंट इन टाइम पे जो ईश्वर का सेक्रोसेंट नेचर एक समय में अस्तित्व में था, उसके ओरिजिन के पॉइंट पे वो सेक्रोसेंट नेचर जब सेम नहीं कंटिन्यू होता तो ये बात सदन में स्थापित होती है कि किस प्रकार से ईश्वर की मृत्यु हुई। उसके बाद प्रतिवाद हमेशा एंटाइथीसिस कभी भी टोटलिटी में नहीं होता। ये मुझे लगता है बहुत लॉजिकल सी बात है कि एंटाइथीसिस जब आप किसी चीज को कर रहे हैं तो आप क्रिटिक कर रहे हैं। क्रिटिक करने का मतलब कि मैंने कोई विचार सुना और उस विचार में मुझे कुछ चीजें दिखी या फिर कुछ आइडियाज दिखे, अब जैसे ही आप फ्लक्चुएट कर रहे हैं, विचार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो उसका एंटीथेसिस या प्रतिवाद स्थापित हो जाता है। और सिंथेसिस, जिस सिंथेसिस की आप बात करें, वो सिंथेसिस कभी भी प्रतिवाद के बिना नहीं आता, जिसका अभिप्राय यह है कि पहले जब आपने थीसिस में कुछ आइडियाज थे, एंटीथेसिस में कुछ आइडियाज थे, सिंथेसिस इन दोनों से कुछ कुछ विचार लेकर फिर अपने आप में एक साँचे तमाम चीजें बनाती है। तो लोकतंत्र में जितनी भी चीजें भी वर्तमान में एग्जिस्ट कर रही है वो दरअसल क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोग धर्म को मान रहे हैं, लोग धर्म के किस रूप को मान रहे हैं, किस प्रकार से मान रहे हैं, वो जो मानना है वो पूरा एक सिंथेसिस के बाद जो धर्म बचता है उस आइडिया को लोग मान रहे हैं। इससे सदन में यह स्थापित नहीं हो जाता कि कैसे ईश्वर के विचार के प्रतिवाद में लोकतंत्र नहीं आया। आप मोनार्की आप कोग्निटिव इवोल्यूशन की बात करें, हम भी वही बात करते हैं कि किस प्रकार से कोग्निटिव इवोल्यूशन में एक समय पे मनुष्य ये मानते थे कि कैसे जो सत्ता है वो ईश्वर से लेजिटिमेसी सीख कर रही है, जिसका अभिप्राय जो हम चर्च सेंट्रिक स्टेट की बात करते हैं कि जैसे चर्च और स्टेट को अलग नहीं किया जा सकता, इस विचार में लोग विश्वास रखते थे, जिसका अभिप्राय कि लोगों की कोग्निटिव इवोल्यूशन जब होती है और लोग इस चीज को क्रिटिक करते हैं, यानी कि ये बोलते हैं कि
कैसे लोगों के पास अपनी रैशनैलिटी और अपनी रैशनैलिटी के हिसाब से लोग चूज कर सकते हैं, ये निर्णय ले सकते हैं कि उन पे कौन, मतलब उनका सत्ताधिकारी कौन होगा या कौन उन पे पावर एक्सरसाइज करेगा। तो जो पूरा रैशनैलिटी का आइडिया जब रेनेसां से डेराइव होता है, जो दरअसल चर्च सेंट्रिक आइडिया को क्रिटिक करता है, यानी उसका एंटीथेसिस होता है, तो हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र का आइडिया जो दरअसल इस बात पर, जिसके बेस में पब्लिक रैशनैलिटी यानी लोगों की समझ है कि लोगों के पास इतनी क्षमता है कि वो खुद चुन सकते हैं कि उनका नेता कौन होगा। तो ये जो पूरा विचार जो लोकतंत्र के कोर में, लोकतंत्र के बेस में है, ये विचार दरअसल क्रिटिक करके एंटीथेसिस के रूप में आ रहे, प्रतिवाद के रूप में आ रहे उस आइडिया के जो ईश्वर को सैक्रोसैंक्ट मान रहे हैं। दूसरी बात ये बोलते हैं कि ईश्वर को एक केयर टेकर के रूप में देख रहे हैं लोग, और ईश्वर की ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी पहले थी। तो वही तो बात है, वही तो हम भी कह रहे हैं कि कैसे पहले ईश्वर एक ट्रांसेंडेंटल आइडेंटिटी के रूप में वर्चस्व में थे, यानी कि पारलौकिक सत्ता के रूप में थे। अब जब आप उनको समाज में अलग अलग, जैसे आप खुद को एक केयर टेकर के रूप में, या किसी की कोई इंटरप्रिटेशन, तो जो कोर वैल्यू थी ईश्वर की, जो एक पारलौकिक सत्ता के रूप में थी, जब वो कोर वैल्यू समाप्त हो जाती है, जिसका मतलब है कि ईश्वर का आइडिया आपके केस में भी समाप्ति हो रहा है, जिसका अभिप्राय है कि वर्तमान, और फिर उसके बाद आप ठीक है, इनका सबसे पहला आर्गुमेंट आता है कि किस प्रकार से लेजिटिमेसी पे बहुत सारी प्रश्न कर रहे हैं, ये धर्म के होना या तमाम चीजें। तो हमें समझना पड़ेगा कि कैसे मोनार्किकल सेटअप्स में जब हम बात करते हैं, चाहे हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, जहां से हम पहली बार देखते हैं किस स्वर उठते हैं, लिबर्टी के स्वर जब पहली बार फ्रांसीसी क्रांति से उठे, तो हम देखते हैं कि कैसे लुई 16 की सत्ता को कैसे चैलेंज किया गया। जब लुई 16 जो अपने आप में एक मतलब इंटरजेनरेशनली उनकी फैमिली में हेरिडेटरी था कि उनके पास सत्ता होगी, परंतु सत्ता को चैलेंज करने के लिए जो आइडिया आता है, जो पूरा आइडिया आता है, वो इस आइडिया पे आता है कि भाई किस प्रकार से इसकी जो सत्ता है वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, हम इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब इसको चैलेंज करने की भावना की व्युत्पत्ति कब होती है? जब आप उस आइडिया को क्रिटिक करते हैं कि इसकी सत्ता तभी, मतलब इसकी सत्ता मतलब लेजिटिमेट है, सही है, ये जो भी कर रहा है वो सही है, इस विचार को आप क्रिटिक करते हैं। इस विचार के जब आप प्रतिवाद में आ रहे हैं, जिसका अभिप्राय है कि इस विचार की लेजिटिमेसी जिस विचार से आ रही थी, जो कि ईश्वर का विचार था, आप उसको भी क्रिटिक करें, जिसका अभिप्राय है कि जितनी भी वैल्यूज है डेमोक्रेसी में, चाहे लिबर्टी की, वह तमाम चीजों जिनका वर्चस्व फ्रांसीसी क्रांति से हो रहा है, वो क्रांति जब ईश्वर के विचार को क्रिटिक करके आ रही है, तो इसका अभिप्राय है कि आप एंटीथेसिस ही दे रहे, प्रतिवाद ही दे रहे हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मार्क्सिस्ट का निर्णय, आप बात करें कि कई लोग हैं जो रिलीजन के आधार पर तमाम चीजें कर रहे हैं, या फिर जैसे बोलते हैं कि लोकतंत्र में भी अलग अलग धर्मों के हिसाब से लोग खड़े होते हैं, तमाम चीजें करते हैं। हमें समझना होगा कि कैसे लोकतंत्र में एक आइडिया ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है सबके पास, चेक्स एंड बैलेंसेस है, यानी कि यदि मुझे कोई सत्ता नहीं पसंद आई, मैं इसको पलट सकता हूं, मैं इसको बदल सकता हूं, इसको परिवर्तित कर सकता हूं। ये जो परिवर्तनशील प्रवृत्ति है सत्ता की, ये परिवर्तनशील प्रवृत्ति जो सत्ता की ईश्वर के विचार के विरोध में, क्यों? क्योंकि ईश्वर का विचार जो मूल प्रवृत्ति में जब ईश्वर का विचार है, वो विचार दरअसल परिवर्तनशील प्रवृत्ति के आधार पर नहीं आधारित है, वो विचार दरअसल अपरिवर्तनशील प्रवृत्ति के आधारित है, जहां पर सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं हो सकता, सत्ता अलग अलग हाथों में नहीं जा सकती। तो जिस क्षण आप यह कहते हैं कि सत्ता अलग अलग हाथों में जा सकती है, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो सकता है, उस क्षण आप इसका प्रतिवाद देते हैं, जहां पर ये जो सैक्रोसैंक्ट की बात कर रहे हैं, वो आइडिया अपने आप में ब्रेक होकर टूट जाता है। उसके बाद आप बात करें, आप अपने आप में बात करते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स की बात करते हैं। मुझे नहीं मतलब मैं पता नहीं किस प्रकार से इनके बर्डन को इस बहस में कहीं भी वो यूज हो भी रहा है, बट उसके बावजूद एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स अपने आप में गॉड इज डेड के आइडिया में कहीं ना कहीं, या फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि किस प्रकार से मानव केंद्रित या मनुष्य चीजों के केंद्र में है। जब मनुष्य चीजों के केंद्र में है, तो केंद्र से जो ईश्वर है उसका विकेंद्रीकरण हो रहा है, क्योंकि जब ईश्वर केंद्र में है तब मनुष्य केंद्र में नहीं है। जिस समय हम ईश्वर की बात करते हैं और ईश्वर केंद्र में होता है, तो मनुष्य केंद्र में नहीं होता। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो उसके केंद्र में ईश्वर नहीं है, उसके केंद्र में मनुष्य है। अब जब केंद्र में मनुष्य है, यानी एक समाज जो कभी ऐसा था जहां केंद्र में ईश्वर था, अब वो समाज एक ऐसी सत्ता के आधार पर चल रहा है जहां केंद्र में मनुष्य आ गया। तो ये जो केंद्र का मतलब परिवर्तन है, अपने आप में एक प्रतिवाद के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं, जिसका अभिप्राय कि उभर कर आते हैं कि किस प्रकार से जो ईश्वर, ये लोकतंत्र का पूरा विचार है, जहां पर केंद्र में मनुष्य लोग हैं, वो अपने आप में उसको क्रिटिक है, मतलब एक प्रतिवाद है। उसके बाद आप बात कर रहे हैं, ये एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। मुझे सबसे बड़ा, ठीक है, अंतिम बात है, अंतिम टिप्पणी है कि आप जब इस चीज पर बहस कर रहे हैं कि भाई इस चीज का एग्जिस्टेंस अभी भी है, तो ये चीज कैसे प्रतिवाद है, तो वही तो हम कह रहे हैं कि कैसे जो थीसिस, सिंथेसिस, अभी जितनी भी चीजें हमारे सामने दिख रही हैं, वो सिंथेसिस के रूप में, यानी लोकतंत्र में लोगों के पास, क्योंकि लिबर्टी तो लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज को, बट ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि जो लिबर्टी का आइडिया लेकिन अपने आप में जब ओरिजिन हो रहा है, तो वो क्रिटिक करके हो रहा है, लेकिन जब लिबर्टी आ गई, तो लोगों के पास फ्री चॉइस आ गई, तो लोग अगर उस चीज का चुनाव कर रहे हैं, तो वो उसके बाद ही आ रहा है। नेता विपक्ष 3, 2, 1। महोदय, डीपीएम की लास्ट लाइन आती है कि हर जो विचार है
वो विचार जो ईश्वर का विचार था उसमें ईश्वर केंद्र में था, और अब जो मनुष्य जो लोकतंत्र विचार वो मनुष्य केंद्र में। ये जो डाइकोटमी क्रिएट करके जा रहे हैं, यही इनकी डिबेट का सबसे बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि आप समझते हैं कि ईश्वर का विचार दिया किसने था, हमारे नेता बता के जाते हैं। ईश्वर का विचार भी मानव ने निर्मित करा था, यानी ईश्वर के विचार की उत्पत्ति कहां से? मानव ने क्रिएट करी। मानव केंद्र में रहा, क्यों? क्योंकि उसने ईश्वर वहां पे रिलीजियस लीडर्स का जो प्रभुत्व था, इसलिए उन्होंने ईश्वर का विचार अपने आप में केंद्र में डाला। किसने केंद्र में? वो मनुष्य ने डाला था। अब जाके अगर जब आप रैशनैलिटी की बात कर रहे हैं, या जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो लीडर्स आ रहे हैं, उन्होंने मानव को या मानव ह्यूमन एजेंसी को, ह्यूमन इंडिविजुअलिटी को केंद्र में डाल दिया। तो एट द एंड लोकस ऑफ कंट्रोल कहां पे है? वो मानव पे है, वो मानव ही डिसाइड कर रहा है सब कुछ। दूसरी चीज, कोर वैल्यू उन्होंने बताई। कोई भी विचार की अगर कोर वैल्यू बदल रही है तभी उसकी समाप्ति होती है। सबसे पहले कोर वैल्यू बस इन्होंने एक बताई, सैक्रोसेंट थी। सबसे पहली चीज सैक्रोसेंट। जब हम बात कर रहे हैं रैशनैलिटी, जब ये बात कर रहे हैं रैशनैलिटी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेटिक रिजीम आ गई, अब रैशनैलिटी के आधार पर लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अब क्या बन गया? अब जब मॉडर्निटी या ये सारी चीजें आई, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ट्रांजिशन कैसे हुआ। जब मोनार्की का खत्म होता है, तो मोनार्की खत्म होने के बाद जब डेमोक्रेसी आती है, तब जाके अब मॉडर्न आइडियाज की प्रभुत्व हो गया, यानी मॉडर्निटी प्रभुत्व में आ गई। तो यानी मॉडर्न आइडियाज के खिलाफ जो भी चीजें हो रही हैं, उसको आप ऑर्थोडॉक्स बता दे रहे हो। यानी अब मॉडर्न आइडियाज सैक्रोसेंट बन जा रहे हैं, कि मॉडर्न आइडियाज में जो बिलीव कर रहा है वो रैशनल है, बाकी सब इरैशनल है। तो यहां सैक्रोसेंटी तो अब भी आ गई, मॉडर्न आइडियाज में भी आ गई। जब आपने डेमोक्रेसी को लाया तो वहां भी सैक्रोसेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी बात, ये आज कह रहे हैं कि अब हेरिडेटरी कुछ नहीं होता है, अब लोग जो राजतंत्र के विचार में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये बताइए नेपोटिज्म क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्यों हम देखते हैं कि नेपोटिज्म के आधार पे लीडर्स बार बार आ रहे हैं? क्यों उनको बार बार लेजिटिमेसी मिल रही है? आप कह रहे जनता रैशनल हो चुकी है, बार बार लेजिटिमेसी क्यों मिल रही है? क्योंकि आज भी हम कहते हैं कि वो जो हम देख सकते हैं, वहां भी सत्ता जो है, वो सत्ता का मैनिपुलेशन जो हो रहा है, लोग ये कह रहे हैं क्वेश्चनिंग चॉइस और रैशनैलिटी के आधार पे। तो चॉइस क्या सच में है उनकी? क्या लोगों को ऐसा प्रतीत करा जा रहा है? यानी लोगों की चॉइस भी जो मैन्युफैक्चर्ड करी जा रही है, किस स्तर पे? पॉपुलर नोशंस के आधार पे, यानी पॉपुलर मीडिया प्रोपेगेंडा के आधार पे, मीडिया नोशंस के आधार पे उनकी चॉइस को मैनिपुलेट करा जा रहा है। यानी हम जब उदाहरण के लिए कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ने क्या करा कि जो चॉइस है उसको मैनिपुलेट कर दिया, जो डेमोक्रेसी का एक इनहेरेंट फीचर बन गया। क्योंकि डेमोक्रेसी भी मॉडर्न आइडियाज से निकली, यूरोसेंट्रिक आइडियाज से निकली, उसके कोरिलेटेड ही जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर भी निकल गया। जो जिसने फॉलो नहीं करा वो अपने आप कैपिटलिस्ट में निकल गया। अब जब हम बात कर रहे हैं एंटीथेसिस की जो परिभाषा हमने बताई थी कि एंटीथेसिस उसका अपोजिंग आइडिया होगा, यानी जब हम बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म का अपोजिंग आइडिया सोशलिज्म था, यानी कैपिटलिज्म के फीचर और सोशलिज्म के फीचर में कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या है, जो राष्ट्र लोकतंत्र का विचार है और जो ईश्वर का विचार है, पहली चीज सैक्रोसेंटी मैंने प्रूव कर दिया, बता दिया कैसे दोनों जगह एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी चीज जो ये चीजें बता रहे हैं पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में भी इन्होंने बताया वैल्यू सिस्टम एक एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ वैल्यूज आप डिराइव कर रहे हैं। यहां लोकतंत्र में भी क्या हो रहा है, लोकतंत्र में आप पॉपुलर नोशंस के आधार पे, पॉपुलर चीजों के आधार पे सब वैल्यूज अपने डिराइव कर रहे हैं, यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैल्यू सिस्टम एथिक्स डिसाइड कर रही है कि क्या एथिक्स होंगे किसी भी स्टेट के, किसी भी समाज के, ये सारी चीजें। तो वहां भी बस चीजें नहीं बदली हैं, चीजों का जो स्ट्रक्चर है यानी मैकेनिज्म चेंज हो गए हैं, मैकेनिज्म के टूल्स चेंज हो गए हैं, लेकिन जो आइडिया है, जो आइडिया का कोर आइडिया है, वो अपने आप में वही सेम एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी चीज जब हम आगे बात करते हैं, इन्होंने एक चीज बताई कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया और जब हम निकलते हैं कि इनका एक बेसिक असम्पशन ये है कि जो ईश्वर का विचार है ऑर्थोडॉक्स ही होगा, वो रिजिड ही होगा, कोई और ईश्वर का विचार एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सबसे बड़ा इनका जो कमी है, क्योंकि ईश्वर का विचार हमने जैसे बताया कि हम अपने अनुसार रीइंटरप्रेट करेंगे उसको, हम अपना मीनिंग देंगे। क्योंकि आज के समाज में क्या चल रहा है, आज के समाज में जो हम बात कर रहे हैं ईश्वर के विचार में भी इवोल्यूशन हो रहा है, यानी ईश्वर के विचार को हम पूरी तरह कोई डिनाई नहीं कर रहा। हम देखते हैं कैसे हर समाज में, जैसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए देखते हैं कि कैसे जो रिलीजियस टेक्स्ट है उनको लगातार नारी मतलब उनको दिखाया जा रहा है कि कैसे जो जैसे एलजीबीटीक्यू में हम देखते हैं कि मूवमेंट में हम देखते हैं कि जो भारतीय समाज के एलजीबीटीक्यू है वो दिखाते हैं कि जो भारतीय जो टेक्स्ट है भारतीय ईश्वर में वहां अर्धनारीश्वर का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो वैल्यू आज भी वो डिराइव कर रहे हैं। दूसरा जब पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर बात कर रहे हैं, आप ये बताइए क्या पॉलिटिकल सिस्टम में अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री, कौन है डेमोक्रेटिक कंट्री? अमेरिका, यूरोप, आज जो ओथ ली जा रही है, ओथ कहां पे कैसे ली जा रही है? बाइबल पे हाथ रख के। वो क्या दिखा रहा है? बाइबल पे हाथ रख के क्या दिखा रहा है कि ईश्वर का विचार की प्रभुत्वता आज भी कितनी ज्यादा है, यानी जो ईश्वर का विचार है, जो सैक्रोसेंसी कह रहे हैं, उसके कहीं वो गई नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि ट्रेड्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, या ईश्वर के विचार में उसमें क्या मतलब सिस्टमैटिक चेंज है उससे नहीं, ट्रेड्स का सिमिलर है। अगर ट्रेड सिमिलर है तो वो कहीं से भी एंटीथेसिस नहीं है। फिर हम जो बात कर रहे हैं, ये इन्होंने बताया ईश्वर का विचार जो रिनेसां आया उसके बाद खत्म हो चुका था, ऐसा नहीं था। ईश्वर का विचार पहले क्या था? कैथोलिक सेंस में ईश्वर की बात हो रही थी, यानी कैथोलिक्स डिफाइन कर रहे थे क्या ईश्वर का विचार है। उसके बाद क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट, क्या प्रोटेस्टेंट्स कोई ईश्वर के विचार से दूर हो गए थे? नहीं,
उन्होंने ईश्वर को रीडिफाइन करा कि यानी चर्च की सत्ता को नहीं मानेंगे, अब हम दूसरी चीजों को मानेंगे। हम क्या मानेंगे? हम रैशनल व्यूज भी रख सकते हैं, हम चीजों को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। हमारा जो ईश्वर होगा वो ऑर्थोडॉक्स नहीं होगा, वो हमें ऑब्लिगेशन नहीं देगा कि हमें ये चीजें करनी है, कि हम तभी हम हेवन में जाएंगे, तभी हम हेल में जाएंगे। दूसरी चीज, आज जो वैल्यू सिस्टम हम देख रहे हैं वो कहां से प्रभावित हो रहा है? वही वो सोशल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जो हम कह रहे हैं ईश्वर का विचार कैसे सोशल स्ट्रक्चर द्वारा निर्मित हो रहा था। आज भी जो वैल्यू सिस्टम है, सबसे पहली चीज उसमें सबसे जो सोशल स्ट्रक्चर्स है जो वैसे ही उस तरह जो पहले रह रहे थे, आज भी उसी तरह ही मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं। तो यानी जो भी विचार, जो कह रहे सबको चॉइस मिल गई, सबको रैशनैलिटी मिल गई, सब आके डिसेंट्रलाइजेशन की बात हो रही है, वो डिसेंट्रलाइज किस सेंस में हो रहा है कि उस डिसेंट्रलाइजेशन में भी जो हम देखते हैं कि किसी भी सेंस में आप बात करें, वो डिसेंट्रलाइजेशन किस प्रकार का एक्चुअल सेंस में हमें ग्राउंड लेवल पे उसका कोई इमीडिएट दिखता है कि उनको कोई सही में चॉइस मिल पाए? नहीं, हमें नहीं देखने को मिलता। एट द एंड जो कमांड है वो एट द एंड सेंट्रल अथॉरिटी पे रहते हैं। भारत का एग्जांपल बहुत अच्छा उदाहरण है, पंचायती राज सिस्टम लाया गया, पर पंचायती राज सिस्टम को क्या उतने अधिकार, उतनी चॉइसेस कभी दी गई? नहीं दी गई, क्योंकि सारी जो मेन ट्रेड्स थे वो अपने यूनियन लिस्ट के माध्यम से अपनी चीजों में रखे। तो यानी ये एज अ सेफ्टी वॉल, जो हमारा बर्डन ये है कि सेफ्टी वॉल के माध्यम से आप चीजों को मैनिपुलेट या दूसरी ओर से तो दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। अब जो आप बता रहे हैं ईश्वर का विचार, क्या वो किसी, क्योंकि इनके अनुसार ईश्वर का जो विचार है वो किस धर्म दर्शन या इससे जो है, क्यों उसी हिसाब से लग रहा है कि ईश्वर का विचार किसी धर्म दर्शन तक सीमित है। हमारे लिए वो ईश्वर का विचार किसी धर्म दर्शन इस तरह सीमित नहीं है कि हमारे पे इतनी बाध्यताएं कि हमें वही चीजें एकदम वो करनी पड़ेगी। पर हमारे लिए ईश्वर का विचार है, हमने जो बताया री इंटरप्रेट कर रहे हैं, री मीनिंग दे रहे हैं, उसको हम अपने हिसाब से जो कंडीशनिंग हुई है उसको दोबारा एक्चुअलाइज कर रहे हैं, उसको री एक्चुअलाइज कर रहे हैं। ये सारी चीजें क्या दिखा रही है कि आज भी पॉजिटिव सेंस में जब हम बात करें, नेगेटिव सेंस में पहले बता दिया, वो नेगेटिव प्रॉब्लम जो वहां आइडियाज थे वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और पॉजिटिव सेंस में भी जो भी आप वैल्यू सिस्टम की बात करें, आप बात करें वो भी, क्योंकि आज भी लोग अपने वैल्यू सिस्टम कहां से, हम जो बात करते हैं कैरिज्मेटिक लीडरशिप, आज लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है। कैरिज्मेटिक लीडरशिप की अवधारणा है कि जो करिश्मा है, एक सेकंड बस ये पॉइंट पूरा कर रहा हूं, कि जो बहुत सारे लीडर्स में कुछ सुपर नेचुरल ट्रेट्स होते हैं, इसलिए वो समाज को सही दिशा मतलब दिखा सकते हैं, इसलिए आंदोलन के लिए हमें बड़े लीडर्स की आवश्यकता है। हाँ, ये कंक्लूड कर रहा हूं। तो वो सारे जो सुपर नेचुरल ट्रेट्स किसी लीडर में, कैरिज्मेटिक लीडरशिप का आइडिया जो हमें देखना है, जो आज के समाज में हम किसी भी मोदी, ट्रंप, ये सारे जो उसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब क्या है? ये भी तो सुपर नेचुरल ट्रेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेट्स की बात है जो हमें आज भी देखने को मिलती है। धन्यवाद। क्या तैयारी में तो आपकी सामान्य समय शुरू ठीक ठीक ठीक। लोकतंत्र से प्रश्न कोई और रीजन होगी? कोई हाँ तो करते हैं। अबे दृष्टिकोण में